हेलो एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों का जो बार काउंसिल का इंटरव्यू है 8 और 9 मार्च को है। तो जिन लोगों का भी 8 और 9 मार्च को इंटरव्यू है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ में जिनका आगे भी होगा इंटरव्यू उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देखेंगे जो हमारे पिछले वीडियोस हैं, आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो पुराने सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 80 to 90% क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से आए थे। क्योंकि हम लोगों ने सारे प्रश्नों को जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्हीं से हम लोगों ने लिया था। साथ ही साथ में जो पुराने इंटरव्यू हो चुके थे उन सारे साथियों से लिया था जो अपना इंटरव्यू दे चुके हैं। तो उस अनुभव के आधार पे हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और सेम प्रोसेस को और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये एक नया वीडियो लाया है आपके बीच में, ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके और आप लोग अपना बार काउंसिल का जो इंटरव्यू है वो क्वालिफाई कर सके। जो बीच में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको हम लोग बीच में लेते रहेंगे वीडियो के बीच में। तो अभी हम लोग शुरू कर देते हैं ताकि कोई देर ना हो। और आप एक काम करिएगा, काम आपको ये करना है कि आप इंटरव्यू दे के आइएगा। तो वीडियो अभी तो देख लीजिएगा, जब इंटरव्यू दे के आइएगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या हमारे वीडियो से फ़ायदा मिला आपको या नहीं मिला। और एक काम और करिएगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी साथियों के साथ में, जैसे आप अभी देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू दे दिया है बार काउंसिल का, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या आपका रिजल्ट आ चुका है, तो अपने उन साथियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जिनका कल और परसों इंटरव्यू है। तो ये काम हम लोग आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग अपना ये आज का जो वीडियो है इसको शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के बीच में कि एक्स पार्टे मीन्स जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे उनको पता होगा, ये आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है कि एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया, उस मामले में एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया या उनके फेवर में एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया। तो क्या होता है एक्स पार्टे ऑर्डर, ये आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि ये पूछेगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो एक्स पार्टे मतलब का इसका मतलब क्या होता है? एक्स पार्टे मीन्स फ्रॉम वन पार्टी, मतलब एक पार्टी को ही, मतलब एक पार्टी के आधार पर ही जब कोई ऑर्डर, मतलब इसका जो एक्स पार्टी का मतलब होता है कि फ्रॉम वन पार्टी, मतलब एक पार्टी से या एक पक्ष से, ठीक है। इसका नॉर्मल सा सिंपल सा एक साधारण सा अर्थ हो गया। लेकिन अगर आप इसको लीगल अपने प्रैक्टिस में या आप अपने लीगल जो आपकी कहेंगे ज्ञान में इस शब्द का क्या अर्थ होगा, वो ये होगा, एक्स पार्टे मीन्स अ लीगल प्रोसीडिंग ब्रॉट बाय वन पार्टी इन द अब्सेंस ऑफ या विदाउट रिप्रेजेंटेशन और नोटिफिकेशन टू अदर पार्टी या अनदर पार्टी, ठीक है। इसमें बस एक पार्टी शामिल होती है और दूसरी पार्टी उसमें शामिल नहीं होती है। और जब किसी भी मामले में या कोई भी ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ एक पक्षकार को सुन के या एक पार्टी को सुन के कोई ऑर्डर दे दिया जाता है, दूसरी पार्टी को सुना नहीं जाता है, तो उसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं? एक्स पार्टे ऑर्डर बोलते हैं। ये जो आपका एक्स पार्टे जो ये शब्द है, ये लैटिन का शब्द है। किसका शब्द है? ये लैटिन का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो एक्स पार्टे है वो किसका शब्द है, इंग्लिश का है, लैटिन का है, फ्रेंच है या अमेरिकन है, अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया देखिए, जो ये एक्स पार्टे लिखा हुआ है ये लैटिन शब्द है, इंग्लिश शब्द नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज परफॉर्म्ड द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट? भारत के वो कौन से चीफ जस्टिस थे, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने किसकी ड्यूटी परफॉर्म की? भारत के राष्ट्रपति की।
तो आप सभी को पता होगा, आप लोग जीके वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जी ऐसे भारत के पहले चीफ जस्टिस थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था या राष्ट्रपति के दायित्वों को संभाला था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा, कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम लोग दे देंगे। बस भैया फालतू क्वेश्चन मत करना, ठीक है। जो भी आप लोग पूछेंगे हर समय हम लोग अवेलेबल है, पूरी टीम अवेलेबल है, मैं स्वयं से सबसे बात कर लेता हूं, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड द राइट टू एजुकेशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का वो कौन सा संशोधन है जो किससे कोऑपरेट कर रहा है? एजुकेशन से। आप बताइए, जो 86 अमेंडमेंट था, ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन था, ये किससे कोऑपरेट कर रहा है या रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से। तो जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, वो इसी अमेंडमेंट के माध्यम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार आ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय। भारतीय संविधान में ये कहां पर कहा गया है कि भारत की वो कौन सी बॉडी होगी जो अखिल भारतीय सेवा के लिए सर्विस लाने के लिए इनिशिएट करेगी पार्लियामेंट में? तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। जो भारत की राज्यसभा है वो किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विस को इंस्टीट्यूट करने के लिए पहली अथॉरिटी होती है, पहली बॉडी होती है कि वो क्या करती है, सामने प्रस्तुत करती है कि मतलब अब हमको एक नए अखिल भारतीय सेवा की जरूरत है। जैसे आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा हो गया, जैसे आपका भारतीय पुलिस सेवा हो गया, जैसे आपका भारतीय वन सेवा हो गया। उसी तरीके से अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा अगर जोड़ी जानी है या लाई जानी है तो कौन प्रारंभ करेगा? लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति? तो आपका आंसर होना चाहिए राज्यसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आर कॉम्पिटेंट टू अवार्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू। भारतीय न्याय प्रणाली में जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो मैक्सिमम कितने वर्ष तक की सजा दे सकते हैं? ये आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो मैक्सिमम कितने साल तक की जेल की सजा दे सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 साल की सजा। जो हमारा बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो 3 साल तक की जेल की सजा दे सकता है। बट अगर आप पुराने में जाएंगे, सीआरपीसी में जाएंगे, तो आपको सीआरपीसी में क्या दिखेगा कि वहां पर 2 साल की सजा थी। बट अभी बीएनएसएस के हिसाब से अब चलेगा तो आपका आंसर भी यही रहेगा, 3 साल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है मित्रों? और देखिए एक दो चीज और है कि आप लोग प्लीज वहां पे कोई मतलब ऐसे मत पहुंच जाइएगा कि चेक शर्ट टी शर्ट वगैरह में इंटरव्यू देने पहुंच जाइए। वैसे सब वकील लोग बहुत सभ्य आदमी होते हैं, आप भी लॉ स्टूडेंट है तो पहुंचेंगे आप लोग। तो जब पहुंचिएगा तो भाई बता चुका हूं मैं, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, एक टाई और ब्लैक जूता। भैया देखो, अगर आपके पास
ब्लैक फॉर्मल शूज नहीं है। फॉर्मल शूज उसको बोलते हैं जो लेदर वगैरह का बना होता है, ठीक है, लेदर रेक्सिन जो भी होता है। अगर आपके पास फॉर्मल शूज नहीं है तो आपके पास अगर कोई मान लीजिए कोई लोफर है या कोई स्पोर्ट्स शूज है जो ब्लैक में है तो वही पहनिएगा। आप सफेद मत पहन के जाइएगा। सफेद, लाल, पीला, हरा, बैगनी, ये सब रंग मत पहन के जाइएगा, ठीक है। जो हमारी महिला साथी हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया करके जो आपके लिए ड्रेस कोड एडवोकेट्स एक्ट में बताया गया है वही पहन कर जाइएगा। क्या है, आप कोई भी सिंपल एक साड़ी पहन सकती हैं, उसके ऊपर आपको एक ब्लैक कोट जरूर डालना है, ठीक है। आप आ, आप क्या पहन सकती हैं, वाइट ऊपर सूट पहन सकती हैं और एक वाइट पैंट या वाइट पैजामा जो भी आप लोग पहनती हैं वो पहन लीजिएगा। ब्लैक कोट अनिवार्य है, वो जरूर पहन के जाइएगा। और बाल वगैरह में ढेर सारी क्लिप उलिप मत लगा के जाइएगा कि ना कि लाल, पीली, नीली, हरी, सफेद, ये सब मत लगा के जाइएगा। बाल को एक तरफ बांध लीजिएगा, वो आपकी इच्छा पे है ना। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन हर जगह की एक महत्ता होती है और हर जगह का एक नियम होता है, कायदा कानून होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलें कि भैया हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी पहन के जाएंगे इंटरव्यू दें, नहीं जाना है आपको। जो ड्रेस कोड डिसाइडेड है वही आपको पहन के जाना है। होशियार बनने की कोशिश मत करना भाई। और कृपया करके बैंड मत लगा के जाना। बैंड लगता है ना, बैंड आप तभी लगा सकते हैं जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जब आप एनरोल्ड हो जाएंगे, तब आप बैंड लगाने के लिए अधिकारी हैं। अभी तो आप बैंड लगाइएगा भी नहीं। अगर आप बैंड लगा के चले गए तो आप फेल ही समझिएगा अपने आप को कि आप फेल ही कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बैंड मत लगा के जाइएगा, टाई वगैरह लगा के जाइएगा। महिला साथी हैं, अगर वो शर्ट पहन रही हैं तो आप टाई लगाइएगा। अगर आप शर्ट नहीं पहन रही हैं, आप साड़ी में हैं या सलवार सूट में हैं या आप नॉर्मल कुर्ती लेगिंग्स में जिसमें भी हैं, तो आपको टाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही मेरी विनती है आप लोगों से। और आंखों में आंखें डाल के बात करिएगा, है ना। ऐसे आई कांटेक्ट बना के रखिएगा। जो 3-4 लोग बैठे रहेंगे आपके सामने, मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, उनसे आप लोग आंख से आंख मिला के बात करिएगा, उनके प्रश्नों का आंसर करिएगा। ऐसे मत करिएगा कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि भारतीय संविधान में राइट टू प्राइवेसी कहाँ है, तब फिर आप ऐसे देखें कि हाँ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। ऊपर ऊपर मत देखिएगा इधर कि राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 में है, ये सब मत करिएगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संशोधन कौन सा हुआ, तो आंख में आंख डाल के बताइएगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान संशोधन। या पूछा जाता है आपसे कि जो तीनों नए लॉ लाए गए उनकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, तो सीधे सीधे आंसर करिएगा कि 1 जुलाई 2024, ठीक है। और वो संसद से पास कब हुई थी, संसद से मतलब राष्ट्रपति का उस पर साइन कब हुआ था, 25 दिसंबर 2023। ये डेट याद रखिएगा। और ये इसलिए मैंने ऐसे बता दिया ताकि आप लोग आंखों में आंखें डाल के ही आंसर करिएगा। ये नहीं कि नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो भारतीय संविधान है वो सॉरी भारतीय संविधान नहीं, भारतीय संसद किनसे मिलकर बना होता है, या भारतीय संसद के 3 अंग कौन से हैं, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। या भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो पहला क्या शामिल होता है आपका अपर हाउस। अब जो लोग अपर हाउस को लेके कंफ्यूज होंगे उनके लिए मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, राज्यसभा, ठीक है। जो आपका अपर हाउस है वो क्या हो गया, राज्यसभा। दूसरा आपका हो गया लोअर हाउस। लोअर हाउस क्या है आपका, बताइए, कमेंट कर कर बताइए, आप सब ऐसे चुप मत रहा करिए। क्या हो गया, लोकसभा हो गया। और तीसरा कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
देखो भाई, राइट, इस पे मेरी हैंड राइटिंग नहीं बन रही है, बस आपके समझ में आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर आपको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है कि अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, भाई हमको भी नहीं आता है इतना, ठीक है क्या? अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट, अगर ये नहीं बोल पा रहे तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों लोगों से मिलके क्या बनता है? भारतीय संसद बनता है। ये मत करिएगा कि भारतीय, अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है या भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो जनरली लोग बोल देते हैं 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, या लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो एक्ट तभी बनता है जब ये तीनों अंगों से निकल के जाता है। वो चाहे अगर राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, और फिर अगर लोकसभा में पहले आता है, यहां से लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में आएगा, उसके बाद कहां जाएगा? जब दोनों सदन से पास हो जाता है तो कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पास हुए बिल पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति किसी बिल पर क्या करते हैं? साइन करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। ये चीज याद रखिएगा कि कोई बिल है वो कब एक्ट बनता है? जब कोई भी बिल भारतीय संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तो वो जो बिल होता है वो किसका रूप ले लेता है? अधिनियम या एक्ट का रूप ले लेता है। अगर आपसे इसी में से दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं, तब आपका आंसर होगा 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं या भारतीय संसद किन किन से मिलकर बना है, तब आपका आंसर होगा 3। और तीनों में आप क्या बताएंगे? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 हो गए। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, जल्दी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात बीएनएसएस इज अ सब्जेक्ट मैटर विच लिस्ट। किस लिस्ट की, मतलब जो बीएनएसएस है वो किस भारतीय संविधान के किस लिस्ट में है? तो देखिए 3 लिस्ट होते हैं, ठीक है? 3 लिस्ट होते हैं। पहला आपका हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा क्या हो गया आपका? स्टेट लिस्ट, और ये हो गया, और ये तीसरा क्या हो गया आपका? तीसरा मैं लिख देता हूं इधर, कनकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट होते हैं, और ये तीनों लिस्ट की बात किसमें की गई है? भारतीय संविधान की जो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 7 में बात की गई है। 3 तरह की सूचियों की बात की गई है, और सबका मैटर डिसाइड कर दिया गया है कि किस किस लिस्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आपका यूनियन लिस्ट है, मैं तीनों के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं कि जो आपका यूनियन लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर शामिल किए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? भारतीय संसद को होगा। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर शामिल किए गए हैं उन पर कानून बनाने का किसका अधिकार होगा? स्टेट का होगा। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि यूनियन को लगता है, संघ सरकार को लगता है कि किसी वो राज्य के किसी मतलब राज्य की लिस्ट पर किसी विषय पे कानून बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, ठीक है? तीसरी लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट यही होती है कि जो 3 में ना 13 में है ना, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो सब में है। तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों शामिल होता है, मतलब कि इसमें जो विषय शामिल होते हैं उस पर स्टेट भी अपना
नियम कानून बना सकता है और संघ भी बना सकता है। संघ मतलब संघ सरकार बना सकता है या संसद बना सकती है। देखिए जो भी, अब मैं संघ एक अंडरस्टूड होती है बातें, संघ बना सकती है, कौन बनाएगा? जो जिसका पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगा, मेजॉरिटी जिसकी होगी उसकी सरकार होगी। तो बात समझ में आई? कौन बनाएगा? संघ बोलो या संसद बोलो, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट पे कौन बना सकता है? दोनों बना सकता है, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकती हैं, भारतीय संसद और राज्य की विधानसभाएं भी बना सकती हैं। लेकिन माना किसका जाएगा? किसका माना जाएगा? जो संघ बनाती है। चलिए, तो उसी तरीके से है कि जो बीएनएसएस है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये भारतीय मतलब भारतीय संविधान में जो सूची दी गई है, 3 सूची, उसके किस सूची में शामिल है? तो आपका आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट को, भाई इसको मैं हिंदी में भी एक बार लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यूनियन लिस्ट हो गया आपकी संघ सूची, स्टेट लिस्ट हो गया राज्य सूची, ठीक है। और ये जो आपका कंकरेंट लिस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन ऑफिस? भारत के वो कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो सबसे ज्यादा समय तक भारत के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बने रहे? उनका नाम है जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अभी जो रिसेंटली में अपने चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उन्हीं के फादर हैं ये जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। उनके भी नाम में जो डी.वाई. है, तो डी उनका नाम हो गया धनंजय और वाई यशवंत हो गया, तो ये उनके फादर का नाम है। और ये जो विष्णु है ये यशवंत जी के फादर का नाम होगा, है ना। ये आप लोग, हम लोग नहीं जोड़ते हैं, बाकी बहुत सारे स्टेट में है कि वो अपने फादर का भी नाम जोड़ते हैं। जैसे भारत के एक प्रधानमंत्री थे जो अपने फादर का भी नाम था, उनके गांव का भी नाम था उनके नाम में। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वो भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, उनका क्या नाम था, और अगर किसी को पता होगा तो उनका पूरा नाम भी कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द लार्जेस्ट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवर कंस्टिट्यूटेड? विच वॉज द लार्जेस्ट बेंच, वह कौन सी मतलब अभी तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के या इतिहास में सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई, और वो कितने जजों की थी? बताइए। ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बार काउंसिल के इंटरव्यू को लेके, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी पूछे जा रहे हैं। मतलब आपसे तो कुछ सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा जैसे आपसे नॉर्मली ही पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। देखिए सब आप लोग पता रखिएगा कि आपने एलएलबी कब किया है, आपके एलएलबी में टोटल कितने सब्जेक्ट थे। अब ये सब मैं बार बार नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अब कुछ नए भी चीज़ों को शामिल करना है, तो वो सब चीज़ें आप पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ तैयार करके रखिएगा कि नाम तैयार रखिएगा अपना, कहाँ से हैं वो तैयार रखिएगा, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो तैयार रखिएगा। अभी मत बताइएगा, बोल दीजिएगा कि अभी इनरोलमेंट नहीं है इसलिए अभी मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी एक सीनियर के साथ में धीरे धीरे कोर्ट के काम को या उनके कामों में सहायता कर रहा हूँ। ये मत बताइएगा कि अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन इन द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया आप किसी भी तरीके की कोई विधिक व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एलएलबी में कितने सब्जेक्ट थे ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है अब। चलिए, कितने जजों की थी? वो 13 जजों की थी। 13 जजों की बेंच थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच कंस्टिट्यूट हुई है, बनाई गई है किसी भी मैटर में। मैटर कौन सा था? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस जो था। केशवानंद भारती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। केशवानंद भारती के केस में सबसे बड़ी बेंच बनी थी 13 जजों की। अब उसी के साथ में एक प्रश्न और आ जाता है, नंबर ऑफ
मिनिमम जजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अगर कोई भी संवैधानिक बेंच बनती है तो उसमें मिनिमम कितने जज शामिल होंगे या जस्टिस शामिल होंगे? तो टोटल होते हैं मिनिमम 5। 5 लोगों से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। और अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने जजों की थी? 13 जजों की। किस केस में थी? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चर कमेटी। बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, सच्चर कमेटी, है ना? टीवी डिबेट में और भी अलग, अगर आप अच्छे से लॉ पढ़े, सब अच्छे से ही पढ़े, मतलब आपने जब लॉ पढ़ा होगा तो जरूर ये सच्चर कमेटी का भी नाम आपने पढ़ा होगा। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो भी आप सच्चर कमेटी को पढ़े होंगे, इसकी रिकमेंडेशंस को पढ़े होंगे। बट अभी हम देख लेते हैं कि क्यों बनी थी। सच्चर कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन 2005 वाज फॉर विच पर्पज? किस पर्पज के लिए सच्चर कमेटी बनी थी? तो किस लिए बनी थी? स्टडी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत में जितने भी मुस्लिम रहते हैं उनके सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक, और तीसरा है एजुकेशनल या शैक्षणिक, इन तीनों चीजों को या तीनों एस्पेक्ट्स का अध्ययन करने के लिए मुस्लिम्स में इन तीनों चीजों का, तीनों विषयों का अध्ययन करने के लिए सच्चर कमेटी बनी थी। और इन्होंने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि मुस्लिमों की इन तीनों एस्पेक्ट्स में क्या स्थिति है समाज में। हमको वो रिपोर्ट नहीं पढ़ना है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो कुछ लोग ज्यादा लॉ पढ़े होते हैं वो यही बोलते हैं, वो कोई बात होती है तो बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या होता है? जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड से जब आप बात कर रहे हैं रात में, और मान लीजिए कि कॉल बिजी था, उसका कॉल बिजी था, तो या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कॉल किया और आप अपनी दूसरी वाली से बतिया रहे थे रात में, तो वो पूछेगी कहाँ बात कर रहे थे, पूछेगी ना, तो आप बता नहीं पाएंगे उसका कुछ आंसर। आप क्या बताएंगे? झूठ। झूठ क्या बोलेंगे कि दोस्त से बतिया रहे थे। जैसे लड़के बोल लेते हैं कि दोस्त से बतिया रहे थे, और गर्ल जो दूसरी वाली होती है उसका भी नाम किसी दोस्त के नाम से सही होता है, ठीक है, जैसे अभिषेक 2, है ना, या मृत्युंजय 2, ऐसे करके नाम सेव होता है। खैर मतलब, तो इसमें क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो दूसरा कहता है कि अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। तो ये जो अरे मेरी बात सुनो, यही है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। दूसरे को भी सुनो, क्या है? लिसन टू अदर साइड और लेट द अदर साइड टू हर्ड एज वेल। जैसे आप बोल रहे, अब लड़ाई हो रही है, एक तरफा चल रहा है, वो बोल रही है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अब तुम अपनी सफाई पेश करना चाहते हो। अब सफाई पेश करने के लिए क्या कहोगे? अरे मेरी बात सुनो तो एक बार, मेरी एक बात सुनो। तो अब ये मत बोलना, अब क्या बोलना? अब अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई, लड़ाई हो रही है फोन पे, अब तुम बोलोगे कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं किसी और से, वो नहीं सुनेगी। लेकिन जैसे अगर तुम बोलोगे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, तो तुरंत पूछेगी क्या है ये क्या है? फिर तुमको मौका मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात को बढ़िया मिठाई वाली जलेबी बना के खिला सकते हो, और फिर मान जाएगी, फिर रात भर बात करोगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट विच फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के या जो फंडामेंटल राइट है उसमें कहां पर दिया गया है? या मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है कहां पर दिया गया है? तो आर्टिकल 21 है किसका? भारतीय संविधान का। उसमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी कहां पर दिया गया है?
आर्टिकल 21 में। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, इसी में मैं जोड़ देता हूं एक प्रश्न और, कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताइए। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप? जस्टिस पुत्तस्वामी स्वामी। ठीक है, जस्टिस पुत्तस्वामी का केस था, ये लीडिंग जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी का। इसको आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे अब एक दो केस में डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, क्योंकि केस भी बहुत पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है, केस भी बहुत पूछा जा रहा है। अगर आपसे मान लीजिए कि पर्यावरण, आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण से रिलेटेड कोई केस बताइए, तो आप कौन सा केस बताएंगे? बताइए। अशोक मेहता, बस बता दीजिएगा, अशोक मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ले लीजिएगा। ठीक, यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। अशोक मेहता वर्सेस अशोक मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या आप बता दीजिए, सीधे बोल दीजिएगा अशोक मेहता का केस। तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा से संबंधित कोई केस बताइए, शिक्षा से संबंधित, तो आप किसका नाम बताएंगे? उन्नी कृष्णन। उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन का केस आप किस में बताएंगे? जब आपसे कोई शिक्षा का पूछा जाएगा। ठीक है, आप कहीं जा रहे होते हैं, लड़के हो या लड़की, अब तो है ना, तो आप पता चलता है कि पब्लिक प्लेस में ही सिगरेट वगैरह फूंकने लगते हैं, तो उसके लिए भी एक केस है। किसका केस है? मुरली देवड़ा का केस है। ये कांग्रेस के एक नेता थे, तब हैं शायद, ये पता करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, मुरली देवड़ा का केस है, किससे? सार्वजनिक स्थान पर, यहां पर मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग, कुछ लोग कहते हैं सर पूरा बताए ही नहीं। सर नहीं भाई, मतलब आप बताए ही नहीं पूरा। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान। ठीक है, ये जो मुरली देवड़ा का केस है, किससे है? सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान से संबंधित है। ये आपके 3 केस हो गए। अभी मैं एक दो केस और भी धीरे धीरे बता दूंगा। ठीक है, आप लोग वो चीज ध्यान में रखिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़। आपका सीधे सीधे आंसर होगा एमसी सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। और कुल कितने तरह के मौलिक कर्तव्य की बात की गई है? 11 फंडामेंटल राइट हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है, आप देखिए फंडामेंटल राइट आया, सॉरी गलती हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 51A में। अगर आपसे पूछा जाता है कुल कितने तरीके की, क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो आपका आंसर होगा 6। कुल कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अभी आपके पास। जब मूल संविधान था तो कितने थे? 7 थे, बट अभी वर्तमान में 7 नहीं है, 6 हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या चीफ जस्टिस कौन थे? तो ऑनरेबल जस्टिस हीरालाल जे कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है, भाई लिख देता हूं, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है?
ये ऑनरेबल यहाँ पे मैं कर दिया हूं शिफ्ट, ठीक है। ऑनरेबल यहाँ पे अंडरस्टूड मानिएगा, ऑनरेबल संजीव खन्ना, ठीक है। ऑनरेबल संजीव खन्ना जी अभी क्या है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया? सबसे बड़ी अपीलिएट कोर्ट कौन सी है भारत की, या भारत की सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सबसे बड़ी अपीलीय अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024? 2024 तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? तो वर्तमान समय में कुल 25 उच्च न्यायालय आपके भारत में हैं, ठीक है। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। कोई डाउट तो नहीं है, बोर मत होइए आप लोग, जितनी भी चीजें हैं जल्दी से आप लोगों को करा दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, या इसको आप लोग शॉर्ट में बीएनएस भी बोल सकते हैं। तो बीएनएस में कुल कितने तरीके की पनिशमेंट की बात की गई है? कुल 6 तरीके की पनिशमेंट की बात की गई है मित्रों। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका है डेथ सेंटेंस, दूसरा है आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको और सुंदर करते हैं। क्या सही है, सही बोल रहा हूं? चलिए, हाँ, पहला आपका हो गया डेथ सेंटेंस, दूसरा हो गया आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसको आजीवन कारावास बोलते हैं। इधर आ जाता हूं मैं। तीसरा हो गया इम्प्रिजनमेंट, है ना, कारावास हो गया। तीसरा हो गया फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। चौथा क्या हो गया? फाइन हो गया। और सॉरी 1 2 3 4 5, और छठा क्या हो गया आपका? कम्युनिटी सर्विस। ये बीएनएस में नया शामिल किया गया है, ये क्या है? नई प्रजाति का है, ठीक है। अब डेथ सेंटेंस से तो आप लोग परिचित हैं, परिचित है ना, फांसी पे लटका देना, तो ये फांसी पे लटका दिया गया इसको। दूसरा रहा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो क्या होता है? ऑफेंडर इज इम्प्रिजन्ड फॉर द रिमाइंडर देयर नेचुरल लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक जेल में रहेगा। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की होती है, क्या होता है? एक तो रिग्रेस होता है और दूसरा क्या होता है? सिंपल होता है ना। एक तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है, दूसरा सिंपल होता है। अब इसमें जैसे 2 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की जो सजा होती है, तो उसमें साथ में ये भी लिखा रहता है कि साधारण कारावास होगा या सश्रम या कठोर कारावास होगा, ठीक है। तीसरा है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति की जब्ती। जैसे कि आप स्मैक बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, तो वो संपत्ति भी जब्त कर ली जाती है, आपके घर की भी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। तो क्या हो गया? ये फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। द ऑफेंडर्स प्रॉपर्टी इज टेकन टू रिकवर द अमाउंट ऑफ अ क्राइम, ठीक है। जो आपका पांचवा है फाइन है। फाइन तो आपको पता ही है कि 5,000 की फाइन, 2,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की फाइन लग जाती है, वो फाइन की बात है। जो लास्ट में जो छठा पनिशमेंट है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ, क्या है? कम्युनिटी सर्विस, सार्वजनिक सेवा या सामुदायिक सेवा करना। क्या है इसमें? द ऑफेंडर्स परफॉर्म्स कम्युनिटी सर्विस इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल पनिशमेंट्स। ऊपर की जितनी 5 पनिशमेंट थी ये ट्रेडिशनल है, इसको नया किया गया कि अगर कोई छोटे नेचर का अपराध कर रहा है तो उसको जैसे कि सड़क पे लगा दिया गया कि अब गर्मी आ रही है, तो कह दिया जाएगा कि ठीक है, तुमने छोटा सा अपराध किया था, अब तुम इसके एवज में जाओ और कहां पे भेजा जाए? कम्युनिटी सर्विस के लिए कहां भेजा जाए? बार काउंसिल के सामने जाओ और वहां पर बढ़िया लड़के आ रहे हैं इंटरव्यू देने, उनको क्या करो? पानी पिलाओ, है ना। या क्या करो कि बार काउंसिल में लड़के आ रहे हैं
और बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, तो बार काउंसिल के सामने क्या करो, पूरा झाड़ू लगाओ अच्छे से, पानी वानी मारो। ये हो गई आपकी कम्युनिटी सर्विस। इस तरीके की होती है, बहुत तरीके की है, वो कोर्ट बताएगी कि कैसे कैसे सर्विस कराएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टोटल 6 तरीके की पनिशमेंट्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। और किस सेक्शन में है? सेक्शन 4 में है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4 में बात की गई है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, ये रहा आज का वीडियो। वीडियो को प्यार दीजिएगा खूब, एकदम चपक के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। आप क्या करिएगा कि इस टेलीग्राम के ग्रुप पे आप लोग जाइएगा और जुड़ जाइएगा। आपको जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जुडिशरी विंग्स, यहां पर देखिए जुडिशरी विंग्स क्विज ग्रुप लिखा हुआ है, ये लोगो है दोनों, आप लोग पहचान लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। इससे फायदा आपको भी होगा और हमको भी होगा। आपको फायदा ये होगा कि धीरे धीरे उस पर अपडेट पड़ती रहती हैं कुछ। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है। आप लोग क्या करिएगा कि इंस्टाग्राम पे भी जाके इसको फॉलो कर लीजिएगा, कुछ अच्छी अच्छी जानकारी आपको वहां से भी मिलेंगे। ये बारकोड आप दोनों लोग स्कैन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो आज का वीडियो यहीं तक, हम लोग मिलते हैं कल के नए सेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।